हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें लगभग वही सारी चीज़ें बार बार कही जाती हैं। जैसे लिखा हुआ है इसमें, एब्जॉर्प्शन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन या एक्जोथर्मिक प्रोसेस, ऑब्लिक यहाँ प्रोसेस भी कह सकते हैं आप। प्रोसेस होता है एक्जोथर्मिक में, आपको पता है कि हीट रिलीज होती है ऐसे केमिकल रिएक्शन में जिसमें हीट रिलीज होती है। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन वीक वान डर वाल फोर्स एज स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म हीट इज रिलीज्ड। जब यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वीक वान डर वाल फोर्स होता है। कहीं भी जैसे जो दो मॉलिक्यूल का यानी अटैच होते हैं तो उसमें बॉन्ड या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा या तो बहुत वीक बनेगा तो उसको वान डर वाल वीक वान डर फोर्स बोलते हैं। और जब बहुत हाई उसमें केमिकल बॉन्ड होता है तो उसको स्ट्रांग बॉन्ड बोलते हैं। तो स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड फॉर्म, हीट इज रिलीज्ड। फिर उसके बाद होता है दिस हीट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच एडी इज ग्रेटर 0 ब्रैकेट में। फिर दूसरा आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, जैसे आप ये कह लें, जैसे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट जब क्लास में बैठे होते हैं, क्लास चल रहा होता है तो उनकी एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। और जैसे ही छुट्टी होती है तो स्टूडेंट की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसी तरह जब किसी सरफेस पे मॉलिक्यूल आके बैठते हैं या आते हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, कम हो जाती है। उस मॉलिक्यूल की एंट्रोपी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से करते हैं। तो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन द मॉलिक्यूल ऑफ एब्जॉर्बेट गेट लोकलाइज्ड, यानी सरफेस पे आके मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, लोकलाइज हो जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। इसको डेल्टा एस एडी इज ग्रेटर 0, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके आगे फिर हम करते हैं। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। आपको पता है कि सरफेस एरिया जितने ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतने ज़्यादा होगा। धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल आके या एटम या कोई सब्सटेंस आके धीरे धीरे जब उस पर बैठ जाता है, सरफेस एरिया कवर्ड हो जाता है तो उसका स्लो प्रोसेस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो एरिया पे डिपेंड करता है। तो एरिया क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस यानी एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड। फिर इसको हम कैसे करते हैं, लिक्विड यानी लिक्विड का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T/C। T है क्रिटिकल टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/B। इसमें क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू होती है, देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में तो उसको करा देंगे। उसके बाद हम इसी को नेचर ऑफ गैस को, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल दिए हैं, अगर ये चीज आप नहीं जानते हैं तो कभी कभी पूछ लेता है कि लिक्विफैक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो लिक्विफैक्शन ऑर्डर आप यहाँ नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है S2 N2 O2 CO2 CH4 Cl2 HCl NH3 और SO2, ये ऑर्डर है। ये सबसे ज्यादा लिक्विफैक्शन किसका है, SO2 का, ऐसे इसकी ऑर्डर होती है। तो ये आपको याद है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेचर ऑफ गैस का पूछता है कभी कभी लिक्विफैक्शन, मैंने देखा भी है, आता है। जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T। क्लियर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो उसके बाद 4 पॉइंट होता है प्रेशर।
प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो यानी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैंने एक यहाँ ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ सीधी रेखा में है इसको एब्जॉर्प्शन है, और ये नीचे जो एक लाइन है उसको प्रेशर से करते हैं। जब यहाँ से कोई भी गैस का मॉलिक्यूल या लिक्विड का यहाँ जाता है तो सीधी रेखा में जाता है, जैसे ही प्रेशर यहाँ बढ़ेगा ये कांस्टेंट हो जाएगा ये, या और जब ये मिड पॉइंट पे आता है तो ये एक सैचुरेशन फॉर्म में आ जाता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर 5वां पॉइंट आता है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट आपको पता है कि क्या होता है एब्जॉर्बेंट, ये इसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। और 6ठा पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। जब एक्टिवेशन क्या है, एनर्जी की बात होती है, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम कितनी तेजी से आ रहा है, किस टाइप का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इस पे डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंट की आपकी फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी पूछ ले कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, दूसरा नेचर ऑफ गैस, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है प्रेशर, और 5वां है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, और 6 है एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2012 में यानी 12 में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। एक होता है फिशी-शार्पसन या साइंटिस्ट हैं फ्रिंडलिच एब्जॉर्प्शन, या इसके बाद में केमी-शार्पसन जिसको लेगम्योर एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इसमें नंबर पहला पॉइंट आप लिखेंगे जो फ्रिंडलिच एब्जॉर्प्शन है, वीक वांडर वाल फोर्स आर फाउंड। जब तैयार करने के लिए आप एक तरफ का अच्छे से तैयार कर लें, जस्ट उसके अपोजिट कर दीजिए, जिससे इसमें वीक वांडर वाल फोर्स है। यहाँ देखिए स्ट्रांग वांडर वाल यानी स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ है लो हीट एब्जॉर्प्शन, इसका जो रेंज लिखा हुआ है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। यहाँ हाई हीट यानी यहाँ लो था तो यहाँ हीट ज़्यादा होगा, आपको इसको 80 to 240 किलो जूल पर मोल होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ है रिवर्सिबल हो जाएगा, अगर ये रिवर्सिबल है तो इसको इरिवर्सिबल बोल दीजिए, ठीक। ये अगर याद है तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं। 5वां पॉइंट है ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है इस प्रोसेस में। ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर क्या करता है, फॉर्म करता है। दूसरा है 5वां पॉइंट है लो टेम्परेचर इज फॉर एब्जॉर्प्शन। इसमें लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ग्राफ इसमें देख लीजिए, ये जो एरो है यानी ऊपर का जो ग्राफ है ये एब्जॉर्प्शन दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है। यानी क्या हो गया, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एक कांस्टेंट प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या होगा, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो शुरुआत में ज़्यादा होगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इतना आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बताया हूं। इसके बाद मैंने एमाइंस पढ़ाया है। एमाइंस का कमेंट मार्क्स में आप देखिएगा, आपको जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे, और इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको उपलब्ध कराएंगे।